गृहमंत्री जी, आप एक मिनट के लिए, बस एक मिनट के लिए अपने आप को मेरे स्थान पर रख के देखिए कि यह देखने के बाद आप अपनी माता या बहन को ऐसी किसी बस में यात्रा करने को कह सकते हैं? क्या इस बस में बैठे यात्री, इस सड़क पर बाइक और गाड़ियां चलाते निर्दोष निहत्थे नागरिक, इन पे जो पत्थर बरसाए गए, उसके लिए भी कोई नुपुर शर्मा जिम्मेदार है? ये लोग किस मस्जिद या मदरसे के आगे डीजे बजा रहे थे गृहमंत्री जी? इन लोगों ने किसकी भावनाओं को आहत किया था गृहमंत्री जी? एक हिंदू नागरिक के प्रति, उसकी सुरक्षा के प्रति आपका कोई उत्तरदायित्व नहीं। क्यों लगातार देश भर में इस तरह के कुकृत्य होने के बाद भी इन्हें इस तरह सड़कों पर झुंड बनाकर निकलने दिया जा रहा है? एक सरकार जो धारा 370, 35 से हटाने, राम मंदिर जैसे पेचीदा मामलों पर कड़े निर्णय लेने में सक्षम है, वही सरकार इस पेस्ट कंट्रोल में पीछे कैसे रह जा रही है? तो इसी देश ने ऐसे गृह मंत्री भी देखे हैं जिन्होंने आधी रात में सोते हुए महिलाओं, वृद्धों पर लाठियां बरसवाई हैं। ऐसी नृशंस नीच घटना के बाद भी उन पीड़ित महिलाओं, बूढ़ों को चर्चा से ओझल कर दिया जाता है और पूरे मीडिया, सोशल मीडिया पर एक योग गुरु का मजाक बनवा दिया जाता है कि वह अपनी जान बचाने को महिलाओं के कपड़े पहनकर भाग गया था। गणतंत्र दिवस जैसे महत्वपूर्ण दिन उसने दिल्ली में अराजकता का रौद्र रूप देखा। गृहमंत्री जी, उसने उसी दिल्ली पुलिस को अपने प्राण बचाते, उपद्रवियों से पिटते देखा जिस पुलिस, जिस प्रशासन पर उसका यह विश्वास था कि वे उसके और उसके परिवार की सुरक्षा करेंगे। उसने देश की राजधानी में नंगी तलवारें लहराती देखी। उसके आराध्य, उसके बजरंगबली की प्रतिमा पर पत्थर चलाए गए। उसके ही जैसे एक अन्य दिल्ली के हिंदू नागरिक पर तलवार से हमला हुआ। जी हां, एक बार पुनः सुनिए, भारत में एक हिंदू पे बजरंगबली की शोभा यात्रा निकालते हुए तलवार से हमला किया गया। गर्दन पे पीछे से तलवार कभी आत्मरक्षा या डराने के उद्देश्य से नहीं चलाई जाती। उसका केवल एक उद्देश्य होता है, जो गजनवी से लेकर मोहम्मद बिन कासिम, अब्दाली से लेकर बाबर औरंगजेब और आज के समय में तालिबान से लेकर आईएसआईएस का है। आदरणीय गृहमंत्री अमित शाह जी, नमस्ते। आशा है आप सकुशल होंगे, स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, आगे भी अच्छा ही रहेगा, ऐसी आशा करता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि देश को आप जैसे नेताओं की आवश्यकता है। सर, मेरा नाम पुलकित त्यागी है और मैं देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाला एक सामान्य सा नागरिक हूं। वैसे अपनी पहचान में इतना कह देना पर्याप्त होता, परंतु आज जिस विषय पे मैं ये वीडियो बना रहा हूं, उसके लिए यह बताना बहुत आवश्यक हो जाता है गृहमंत्री जी कि मैं एक हिंदू हूं। मूलतः यह वीडियो जिस विषय पर आधारित है वो इन वीडियो से साफ हो जाएगा। आप लोग यानी दर्शक ये सोच रहे होंगे कि ये वीडियोस इतनी छोटी क्यों लगाई हैं, ठीक से दिख भी नहीं रहा। यही तो विडंबना है इस देश की। इस देश में कुछ लोग पुलिस पर, निर्दोष नागरिकों पर इस तरह पत्थर मारने का दुस्साहस कर सकते हैं, परंतु हम लोग उन्हें यह करते हुए दिखा भी नहीं सकते। मतलब मीडिया अपना काम नहीं कर सकता, क्योंकि यूट्यूब के अनुसार हम ऐसा दिखा के वायलेंस को बढ़ावा देते हैं। तो गृहमंत्री जी, वैसे मैं ये मान तो नहीं सकता कि आपके आवास से कुछ किलोमीटर दूर हुई इस घटना का आपको संज्ञान न हो, परंतु फिर भी मैं बता देता हूं। सर, शनिवार को मुहर्रम के अवसर पर दिल्ली के कई स्थानों, सड़कों, क्षेत्रों में जुलूस निकले, ताजिए निकले और उनमें शामिल लोगों ने न केवल दिल्ली पुलिस के सुरक्षा कर्मियों पर अपितु आम जनता, डीटीसी की सरकारी बसों पर, लोगों की निजी गाड़ियों तक पे पथराव किया। गृहमंत्री जी, पिछले कुछ वर्षों में शायद हम इस चर्चा से तो बहुत आगे आ गए हैं कि यह क्यों हुआ, किसने किया, किसके कहने पर किया गया होगा, अकस्मात हो गया होगा या पूर्व नियोजित होगा। इन सब प्रश्नों के उत्तर जनता, मूलतः हिंदू समाज जानता है और यहां उनकी पुनः चर्चा करना, उन्हें दोहराना समय व्यर्थ करने से अधिक कुछ ना होगा। इस तरह की पत्थरबाजी और अराजकता क्यों और किसके द्वारा होती है, इससे अधिक अब जनता इस बात का उत्तर चाहती है कि इन लोगों को ऐसा करने का बल, ऐसा करने की शय कहां से मिल रही है? क्यों लगातार देश भर में इस तरह के कुकृत्य होने के बाद भी इन्हें इस तरह सड़कों पर झुंड बनाकर निकलने दिया जा रहा है? इस सब की अनुमति कौन दे रहा है? चाहे खालिस्तान समर्थकों का उपद्रव हो या शाहीन बाग की कथित दादियों की पत्थरबाजी या ये कल की घटना, क्यों हर बार सुरक्षा कर्मियों को इस विषैली विचारधारा से ग्रस्त लोगों के आगे बेट यानी कि शिकार की तरह छोड़ दिया जाता है? पुलिस पर इस तरह पत्थर बरसाने का बल कौन देता है इन्हें? गृहमंत्री जी, ये कुछ प्रश्न हैं जो भारत की जनता पूछना चाहती है। इसे आलोचना या आपके कार्य करने की विधि पर उंगली उठाना ना समझा जाए। ये प्रश्न भी केवल इस कारण उठ रहे हैं गृहमंत्री जी, क्योंकि जब हमने देखा कि गत 10 वर्षों में एक सरकार जो धारा 370, 35 से हटाने, राम मंदिर जैसे पेचीदा मामलों पर कड़े निर्णय लेने में सक्षम है, वही सरकार इस पेस्ट कंट्रोल में पीछे कैसे रह जा रही है? कमी कहां है? गृहमंत्री जी, मैंने अपना समस्त बचपन देश की राजधानी दिल्ली में ही बिताया है। मैं यहीं पला बड़ा, पढ़ाई की।
यह कहना भी कोई अतिशयोक्ति ना होगा कि मैंने बड़े होने के साथ साथ राजधानी को भी बढ़ते फलते फूलते देखा है। आपकी प्रतिद्वंदी और देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस की एक मुख्यमंत्री के राज में मैंने दिल्ली में फ्लाईओवरों का जाल बिछते देखा है, राजधानी को विकास की ऊंचाइयां छूते देखा। परंतु इसके साथ ही मैंने उसी कांग्रेस पार्टी के केंद्र में रहते हुए पहाड़गंज से लेकर दिल्ली के बड़े सिनेमाघरों पर हुए आतंकी हमले धमाके भी देखे हैं और उस पार्टी के नेताओं को ऐसे आतंकियों और उसी विचारधारा के आगे झुकते देखा है, घुटने टेकते देखा है, ऐसे लोगों का संरक्षण करते भी देखा है। गृहमंत्री जी, मैंने उसी राजधानी में रहते हुए यह भी देखा कि नैरेटिव की ताकत क्या होती है। आप आज देश के गृहमंत्री हैं। मैं समझता हूं कोई भी बड़ा निर्णय, कोई कड़ा निर्णय लेने से पहले आपको सौ चीजें सोचनी पड़ती होंगी, परंतु इसी देश ने ऐसे गृहमंत्री भी देखे हैं जिन्होंने आधी रात में सोते हुए महिलाओं, वृद्धों पर लाठियां बरसवाई हैं। इस राजधानी ने वह समय भी देखा जब ऐसी नृशंस नीच घटना के बाद भी उन पीड़ित महिलाओं, बूढ़ों को चर्चा से ओझल कर दिया जाता है और पूरे मीडिया, सोशल मीडिया पर एक योग गुरु का मजाक बनवा दिया जाता है कि वह अपनी जान बचाने को महिलाओं के कपड़े पहनकर भाग गया था। एक आवाज नहीं उठी, एक आवाज जिसने यह पूछा हो कि किसने उस गृहमंत्री को यह हक दिया, यह बल दिया कि वह निहत्थे, निर्दोष, सोते हुए महिलाओं, बूढ़ों पर इस तरह पुलिस बल का प्रयोग कर सकता है। उसी दिन देश की राजधानी में रहने वाला एक युवा, एक टीनेजर मेरे जैसा, उसने जाना कि नैरेटिव में कितना बल होता है। उस समय ऐसा लग रहा था कि देश की राजधानी अपने सबसे बुरे दौर में है, भ्रष्टाचार, आतंकवादी हमले, अराजकता और न जाने क्या क्या। परंतु इससे भयावह बात यह थी, या यूं कहूं कि है, कि यह कथन गलत सिद्ध हुआ। कालचक्र कुछ ऐसा कैसे घूमा कि दिल्ली आंदोलनों के गढ़ के नाम पर अराजकता का अड्डा बन गई है। यह कब हुआ, कैसे हुआ, शायद किसी को पता भी नहीं चला। वैसे कालचक्र को पूर्णतः दोष देना इस कारण भी ठीक नहीं, क्योंकि वही कालचक्र घूम रहा था जब देश में एक राष्ट्रवादी सरकार आती है। कुछ लोगों के अनुसार दक्षिणपंथी विचारधारा वाली और स्वघोषित हिंदूवादी सरकार। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई ऐसे बड़े कदम उठाए गए, निर्णय लिए गए, जिन्हें देखकर सुनकर हर देशभक्त गौरवान्वित महसूस कर रहा था। हर राष्ट्रवादी व्यक्ति का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था जब उन्होंने गृहमंत्री को देश की संसद में खड़े होकर धारा 370 और 35 से हटाते हुए और विपक्ष के साथ साथ इस्लामी आतंकवाद के जनक पड़ोसी देश को भी यह गर्जना सुनाते हुए देखा था कि कश्मीर हमारा है और हम उसके लिए जान भी दे देंगे। वह प्रधानमंत्री पद जिस पर बैठे लोगों, उनकी विचारधारा के द्वारा कभी ऐसे बयान आया करते थे कि राम तो एक मिथ्या है, राम सेतु हमारा इतिहास ही नहीं है, राम अयोध्या में जन्मे थे, इसका कोई साक्ष्य कहां है। उसी प्रधानमंत्री पद पे एक ऐसा व्यक्ति भी बैठा जो उसी अयोध्या जी में जाकर राम मंदिर का भूमि पूजन करता है, उन्हीं रामलला को दंडवत करता है, जिनकी प्रामाणिकता, जिनके अस्तित्व तक पे प्रश्न चिन्ह लगाए गए थे। यह सब देखकर देश की बहुसंख्यक आबादी में एक आशा की किरण जागी। उसके आराध्यों का सम्मान हो रहा था, राष्ट्र एक सकारात्मक पथ पर अग्रसर था, ऐसा उन्हें लग रहा था। परंतु फिर इस देश की राजधानी पर न जाने किसकी कुदृष्टि पड़ी कि आज हम यहां खड़े हैं, जब दिल्ली में रहने वाला एक गरीब, एक सामान्य वर्ग अपनी जान बचाने के लिए एक सार्वजनिक यातायात के साधन में छिपने को विवश है। गृहमंत्री जी, मेरे माता पिता, उनके माता पिता और मुझ जैसे हजारों लाखों युवाओं के बड़े बूढ़े दिल्ली के आसपास के स्थानों से और दूर के राज्यों से भी यह सोचकर कमाने, खाने और राजधानी में बसने आए थे और आज भी आ रहे हैं कि कम से कम यहां उन्हें सुरक्षा तो मिल सकेगी। केंद्र सरकार, जो आज के संदर्भ में कहें तो राष्ट्रीय सुरक्षा में 70 वर्षों में सबसे उत्कृष्ट सरकार है, वह कम से कम देश की राजधानी में अंदर तो नागरिकों को सुरक्षा दे सकेगी। यही सोच के एक आम व्यक्ति पाई पाई जोड़ता है, दिल्ली में घर बनाता है, गाड़ी घोड़ा खरीदता है, दिल्ली एनसीआर में काम ढूंढता है और परिवार बसाने का सोचता है। परंतु एक दिन अचानक उसे पता चलता है कि वह एक अच्छे नागरिक की भांति रोड टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी जैसे तमाम तरह के कर देने के बाद भी एक विशेष सड़क से, एक विशेष मोहल्ले से गुजर नहीं सकता, क्योंकि वह अब कथित तौर पे एक समुदाय का एरिया बन गया है। अब वह दिल्ली से नोएडा हमेशा की तरह आधे घंटे में नहीं पहुंच सकता। अब यह करने के लिए उसे 1 घंटा लगेगा, क्योंकि दिल्ली से नोएडा जाने वाली सड़क को बंद कर दिया गया है। और मजे की बात यह थी कि यह सड़क को किसी कार्य के लिए नहीं, मतलब किसी शासन प्रशासन द्वारा बंद नहीं किया गया था, अपितु एक ऐसे समुदाय, विशेष तौर पर कहूं तो एक ऐसी विचारधारा ने उसे बंद किया था जिसका उसके अनुपात के स्तर पर उसी रोड टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी में योगदान देखा जाए तो बड़े बड़े अर्थशास्त्री माथा पकड़कर यह प्रश्न पूछने को विवश हो जाएंगे कि किस आधार पर इन्हें देश में रहने दिया जा रहा है।
गृहमंत्री जी, इस कारण को कुछ देर के लिए हटा भी दिया जाए तो वह समुदाय जिस कारण से उस सड़क को घेर कर बैठा था, वह कारण था एक बिल, और एक ऐसा बिल जिसका उस समुदाय से कोई लेना देना नहीं था। वैसे यह अलग विषय है कि उस बिल का जिस समुदाय या धर्म के लोगों से लेना देना था, उनको उस बिल का लाभ पहुंचा है या नहीं। चलिए, इस बात पे प्रश्न चिन्ह है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। वह दिल्ली का नागरिक यह सोच ही रहा था कि आधे घंटे का सफर 1-1.5 घंटे का बन जाना और उसके ऑफिस जाने में उसे परेशानी का सामना करना, इससे बुरा उसके लिए क्या ही हो सकता है। वह इतना सोच ही रहा था कि कुछ ही समय बाद उसने देखा कि कैसे देश की राजधानी जलती है और करोड़ों लोगों के रक्त से सनी सड़क रोकने वाली वही विचारधारा दिल्ली में 53 और लोगों के रक्त से राजधानी को लाल कर देती है। वह व्यक्ति थोड़ा घबराया। देश की राजधानी में बसने के बाद भी अपने और अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता ने उसे कई रातों तक सोने नहीं दिया। परंतु फिर वह यह सोचकर सामान्य जीवन जीने लगा कि हो सकता है कि दिल्ली में ऐसा कुछ हो जाएगा, इसके लिए सरकार, गृहमंत्री तक तैयार ना हो, शासन प्रशासन तैयार ही ना हो। अब यह देख लिया है, अनुभव कर लिया है, तो आगे की तैयारी कड़ी रहेगी। उसने सामान्य जीवन जीना प्रारंभ भी किया था कि इस बार उत्तर प्रदेश के साथ साथ उसके हरियाणा जाने को भी प्रतिबंधित कर दिया गया। तरीका वही था, बस इस बार पात्र कुछ बदल गए थे। गणतंत्र दिवस जैसे महत्वपूर्ण दिन उसने दिल्ली में अराजकता का रौद्र रूप देखा। गृहमंत्री जी, उसने उसी दिल्ली पुलिस को अपने प्राण बचाते, उपद्रवियों से पिटते देखा, जिस पुलिस, जिस प्रशासन पर उसका यह विश्वास था कि वे उसके और उसके परिवार की सुरक्षा करेंगे। हनुमान जयंती जैसे त्योहार पर उसने शोभा यात्रा पर पत्थर चलते देखे, और केवल पत्थर नहीं गृहमंत्री जी, उसने देश की राजधानी में नंगी तलवारें लहराती देखी। उसके आराध्य, उसके बजरंगबली की प्रतिमा पर पत्थर चलाए गए। उसके ही जैसे एक अन्य दिल्ली के हिंदू नागरिक पर तलवार से हमला हुआ। जी हां, एक बार पुनः सुनिए, भारत में एक हिंदू पे बजरंगबली की शोभा यात्रा निकालते हुए तलवार से हमला किया गया। मेरा यह वाक्य सुनने में सामान्य ही लग रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि अब हमें भी और आपको भी इसकी आदत पड़ गई है। परंतु मैं अपने दर्शकों और खासकर आपको गृहमंत्री जी यह सुनिश्चित करा सकता हूं कि यह सुनने में जितना भयावह लग रहा है ना, उससे कहीं अधिक भयावह है, क्योंकि मैंने स्वयं उस व्यक्ति से बात की है जिसकी गर्दन पर तलवार चली थी। कोई भी सामान्य बुद्धि विवेक वाला व्यक्ति है तो समझ सकता है कि गर्दन पे पीछे से तलवार कभी आत्मरक्षा या डराने के उद्देश्य से नहीं चलाई जाती। उसका केवल एक उद्देश्य होता है, और यह वही उद्देश्य है जो गजनवी से लेकर मोहम्मद बिन कासिम, अब्दाली से लेकर बाबर औरंगजेब और आज के समय में तालिबान से लेकर आईएसआईएस का है। गृहमंत्री जी, मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जिसकी गर्दन पे तलवार चली थी, माने मतलब अभी तक तो नहीं ही हूं, परंतु मैं उसी का एक प्रतिबिंब हूं। मैं उसी राजधानी का एक निवासी हूं जो आज अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। गृहमंत्री जी, आप 1 मिनट के लिए, बस 1 मिनट के लिए अपने आप को मेरे स्थान पर रख के देखिए और सोचिए कि यह देखने के बाद क्या आप अपनी माता या बहन को ऐसी किसी बस में यात्रा करने को कह सकते हैं? 1 मिनट के लिए सोच के देखिए कि आपका एक छोटा भाई है जो प्रतिदिन इसी सड़क से कॉलेज या ऑफिस जाता है। इस घटना के बाद जब वह अगले दिन अपनी गाड़ी, बाइक या कैब से इसी सड़क से कॉलेज या ऑफिस जाएगा, तो क्या आप उस समय तक सामान्य जीवन जी पाएंगे जब तक वह शाम को घर वापस नहीं आ जाता? मैं इस देश के न्यायालय से, न्यायमूर्तियों से कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा गृहमंत्री जी, क्योंकि उन्होंने तो अपने विचार साफ कर दिए हैं ना। उन्होंने तो कह दिया है कि कन्हैया लाल से लेकर उमेश कोल्हे तक की गर्दन उतरने के लिए केवल और केवल नुपुर शर्मा, आपके भाजपा की नुपुर शर्मा जिम्मेदार हैं। पर मैं आपसे यह प्रश्न अवश्य पूछूंगा गृहमंत्री जी, और मैं चाहूंगा कि आप उन न्यायमूर्तियों से पूछें कि क्या इस बस में बैठे यात्री, इस सड़क पर बाइक और गाड़ियां चलाते निर्दोष निहत्थे नागरिक, इन पे जो पत्थर बरसाए गए, उसके लिए भी कोई नुपुर शर्मा जिम्मेदार है? ये लोग किस मस्जिद या मदरसे के आगे डीजे बजा रहे थे गृहमंत्री जी? ये लोग किसके दीन के लिए खतरा थे गृहमंत्री जी? इन लोगों ने किसकी भावनाओं को आहत किया था गृहमंत्री जी? 100 बात की एक बात, इन लोगों की क्या गलती थी गृहमंत्री जी? किसी भी घटना पे क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए, कब किस तरह के कड़े निर्णय लेने हैं, ये मैं आपको नहीं सिखा सकता सर, मेरी औकात नहीं है। और ये मैं कोई कटाक्ष की तरह नहीं, बहुत सीधे तौर पे गंभीरता से कह रहा हूं। आप मुझसे आयु में, अनुभव में, पद में, हर चीज में बड़े हैं, और इन सब घटनाओं पे, इन चीजों पे आप मुझसे और मुझ जैसे करोड़ों लोगों से कहीं अधिक जानते हैं सर। पर मैं केवल एक पत्रकार, एक यूट्यूबर, एक लेखक, आप कुछ भी कहिए, देश का एक सामान्य नागरिक, उसकी तरह हाथ जोड़ के आपसे अपनी,
अपने जैसे लाखों करोड़ों की, उनके परिवार की सुरक्षा की गुहार तो लगा सकता हूं ना गृह मंत्री जी। आप पसमानदा, बोहरा, किसी से भी प्रेम करें, स्नेह यात्रा निकालें, तुष्टीकरण करें, तृप्तिकरण करें, वे सब आपके राजनीतिक दांवपेच हैं, मैं उसमें कुछ नहीं बोल सकता। परंतु मेरे एक नागरिक के तौर पे, और अंत में एक बार पुनः अपनी धार्मिक पहचान बताते हुए पूछूंगा गृह मंत्री जी, क्या मुझ जैसे एक हिंदू नागरिक के प्रति, उसकी सुरक्षा के प्रति आपका कोई उत्तरदायित्व नहीं? क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो कृपा करके मुझे बता दीजिए गृह मंत्री जी कि मैं अपने परिवार की सुरक्षा को लेके किस नेता, किस पार्टी, किस सरकार, किस समूह के पास जाऊं। दोस्तों, ये वीडियो यहां तक अंत तक देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे इस वीडियो को लाइक करने को नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि इसमें पसंद करने जैसा कुछ नहीं था। ये कोई रोस्ट नहीं था, व्यंग कटाक्ष नहीं था, तो मैं आपसे ये भी नहीं कह सकता कि कौन सा भाग आपको अच्छा लगा, कौन सा पंच आपको अच्छा लगा, कमेंट में हमें अवश्य बताएं। लेकिन मैं हाथ जोड़ के आपसे यह अनुरोध अवश्य करूंगा कि कृपा करके इसे साझा अवश्य करें। हमें नहीं पता यूट्यूब क्या करेगा, इसको मोनेटाइज करेगा, डीमोनेटाइज करेगा, टेक डाउन ही कर देगा, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पैसों से कहीं अधिक है यह वीडियो आम जनमानस तक पहुंचना आवश्यक है। वैसे आवश्यक तो मतलब इसका गृह मंत्री जी तक पहुंचना है, पर वहां तक ये पहुंचेगा ऐसी मेरी कोई आशा नहीं है। उन तक ना सही, देश के नागरिकों तक इसे पहुंचाएं, और ऐसा करने में हमारी सहायता करें। इसलिए अंत में पुनः कहूंगा कि वीडियो साझा अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।